Recording in progress now, so kindly pay attention. The first one, we are talking about the electric flux. Electric flux. Electric flux का notation is what? Phi. ये कर्सर दिख रहा है क्या? ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूँ, हाँ, ये कर्सर क्यों गायब हो गया पता नहीं. ठीक है, चलो. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई के दो फॉर्मूले हैं. वन इज व्हाट? क्यू एनक्लोज्ड. वन इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सेकेंड वन है फाई इज इक्वल टू ये ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. अगर ना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल एरिया अगर ले रहे हैं तो ये हम इतने पे ही काम चला लेंगे, डॉट प्रोडक्ट है. बट अगर मान लो एंगल वगैरह दिया है तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ई ए कॉस थीटा. ठीक है, ई ए कॉस थीटा. इसको बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जाना, मतलब इफ यू आर टेकिंग फॉर अ स्मॉल पार्ट देन डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. तो इन सर्टेन केसेस यू कैन यूज आइदर ए वेक्टर, ये डी ए वेक्टर है. ठीक है. अब अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वैल्यू होगा आपका डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा. ये वैल्यू है उसकी. ठीक है. हमको डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए. डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या है? डॉट प्रोडक्ट के रूल में, चलो ठीक है, क्वेश्चन करते करते हम लोग डॉट प्रोडक्ट तभी समझ लेंगे. सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. सो लेट्स सी, ये वैल्यू आपका ना ई वेक्टर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ना आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में है. तो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया 20 यूनिट. एरिया का वैल्यू 20 यूनिट है. यूनिट मतलब जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इन वाई जेड प्लेन. ये वाई जेड प्लेन वाला स्टोरी थोड़ा हमको समझना है. तो आप ऐसे समझ लो ना, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है. ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है. और ये कौन सा? ये जेड एक्सिस है. ठीक है. अब मैं ना अलग अलग कलर लेता हूँ, जैसे कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई चीज है, इफ समथिंग इज विद इन एक्स वाई प्लेन, कोई अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर है ना, तो उसका एरिया वेक्टर पता है किधर होगा? वेयर द एरिया वेक्टर फॉर दैट? उसका एरिया वेक्टर उसको परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये इधर आएगा. उसका एरिया वेक्टर विल बी इन द जेड डायरेक्शन. तो आप समझ लो, अगर कोई वैल्यू बुला ना, जैसे क्वेश्चन में बुला अभी, ये क्वेश्चन हमको बुला 20 यूनिट. एरिया कितना है? 20 यूनिट है. एरिया 20 यूनिट कहाँ पे हो गया? इन एक्स वाई प्लेन. अगर एक्स वाई प्लेन में अगर ये एरिया आता है तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर. जैसा मैंने पहले बताया था, टेलीविजन को परपेंडिकुलर अगर आप रखोगे, अगर ये टेलीविजन का स्क्रीन है, यू टेक अ पेन एंड यू पुट परपेंडिकुलर ऑन इट. परपेंडिकुलर रखेंगे तो किधर आएगा? स्क्रीन से बाहर आएगा. व्हेन इट इज कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन, तो वो कौन सा? जेड एक्सिस है. तो अगर मैं ए को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो इट इज ए वेक्टर इनटू 2 के कैप. के कैप क्यों? क्योंकि ये जेड एक्सिस पे. बट इसी वैल्यू को अगर मैं दूसरे फ्रेम में लिखता हूँ कि ए का वैल्यू इज 20, ये क्या है? यूनिट है. 20 यूनिट. 20 यूनिट कौन से प्लेन में? इन एक्स जेड प्लेन. एक्स जेड प्लेन देख लेते हैं. एक्स जेड प्लेन किधर है बॉस? तो एक्स जेड प्लेन अगर हमको लेना हो तो ये होगा एक्स जेड प्लेन, ये होगा ये एक्स जेड प्लेन. एक्स जेड प्लेन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो किधर जाएगा? वो जाएगा वाई एक्सिस पे. तो क्या रहेगा? एक्स जेड प्लेन. अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो ए वेक्टर का हमको लिखना होगा, तो हाउ विल यू राइट? तो यू राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू 20, ये क्या हो गया? जे कैप. क्यों? क्योंकि ये वाई में आएगा ना, एक्स वाई. जो एक्सिस मिसिंग है ना, वो एक्सिस का कैप ले लेने का. अब यहाँ पे क्या है? वाई जेड प्लेन ना, वाई जेड प्लेन है. क्या बोला? वाई जेड प्लेन है. तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख लेता हूँ. वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन. सो ये गिवन में क्या क्या है, यू विल सी व्हाट आर द थिंग्स इन गिवन. तो गिवन में एक है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना बॉस? 6 आई कैप है प्लस 3 जे कैप है प्लस 4 के कैप है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू. एरिया वेक्टर क्या है? आप लिखोगे ए इज व्हाट? 20 यूनिट्स. 20 यूनिट्स इन कौन सा प्लेन में? वाई जेड प्लेन. 20 यूनिट वाई जेड प्लेन में. तो अगर मैं इसको वेक्टर लूंगा तो क्या होगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस? होगा 20 हो गया. वाई जेड का मतलब क्या होगा? एक्स ना. वो वाई जेड प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर कौन सा होगा? एक्स एक्सिस होगा, मतलब ये आई कैप हो जाएगा. तो ये वेक्टर मैं इसको आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट आई कैप जे कैप के कैप? तो 20 आई कैप. जे के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया तो 0 जे कैप. के बारे में कुछ मेंशन किया तो 0 के कैप. ठीक है. हमको ई वेक्टर का वैल्यू मिल गया, ए वेक्टर का वैल्यू मिल गया. हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है फ्लक्स.
तो फाइंड आउट फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 6 है आई कैप, ठीक है, प्लस क्या है 3 जे कैप है, प्लस क्या है 2 के कैप है, हाँ इनटू क्या हो गया 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ सबको कि ना कोई ध्यान इधर दे नहीं रहा है, चलो बस लिखे जा रहे हैं। सो ये आई कैप और आई कैप का वैल्यू क्या है, जो ना देखो ये 3 ब्रैकेट बनाना है आपको, पहले ब्रैकेट में आई की वैल्यू, दूसरे ब्रैकेट में जे की वैल्यू, तीसरे ब्रैकेट में के की वैल्यू। तो आई का वैल्यू क्या है बॉस, यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू फॉर आई वो हियर, यहाँ पे आई का वैल्यू 6 है तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है 20 है तो 20 लिखेंगे, अगर जो साइन होगा वो भी लिखना है। जे कैप में क्या वैल्यू है, इधर 3 है, इधर कितना है 0 है, तो 3 × 0 लिखेंगे, इधर 0 का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 0 है, तो क्या 4 × 0। तो फाइनली फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया 6×2 = 12, मतलब ये होगा 120। यूनिट क्या होगा फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू दस एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ये मीटर स्क्वायर होता है एरिया। ये हो गया फ्लक्स इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, पॉइंट समझा सबको, कोई जिसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन नोट कर लो प्लीज। ओके नाउ विल गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कई बार क्या होता है ना, समटाइम व्हाट हैपेंस, मान लो अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर थोड़ा वेरिएशन होता, हाँ ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे लेके जा रहे हैं हम लोग। सो एवरीवन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज गेटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मतलब एक्चुअल में वेरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। क्वेश्चन में आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बेटा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 6 आई कैप दिया है प्लस 3 जे कैप दिया है, फिर प्लस 4 के कैप दिया है, ठीक है ये दिया हुआ है। एंड बोल रहे जो एरिया है ना उसका वैल्यू 20 यूनिट्स है, ये कौन से प्लेन प्लेन में है वो नहीं बताया इन्होंने, ठीक है, नो एरोप्लेन नथिंग। हाँ अब प्रॉब्लम कैसा है कि अगर प्लेन नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बोल रहा है अगर प्लेन नहीं दिया है ना, या ऐसा होता है इफ एंगल बिटवीन, इफ एंगल बिटवीन, ये पॉइंट आप समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एंगल बिटवीन ई एंड ए, इफ एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 60 डिग्री, ठीक है, अगर एंगल दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमको एंगल 0 लेना होता है, ठीक है। यहाँ पे नोट में लिख लो, नोट में अभी मैं लिख देता हूँ, नोट टेक थीटा एज 0 इफ एंगल बिटवीन ई एंड ए इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। नोट क्या है, नोट टेक थीटा इक्वल टू 0, तभी हमको 0 लेना है इफ एंगल between E and A is not given. Angle between E and A is not given. ठीक है, तो जैसे अभी अगर आपका रिजल्ट आने वाला है, जैसे एग्जांपल किसी का रिजल्ट आने वाला है ना, मैंने बोला तेरा रिजल्ट आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना, रिजल्ट आ गया बंदे ने इन्फॉर्म नहीं किया, इसका क्या मतलब, रिजल्ट आ गया बंदे ने इन्फॉर्म नहीं किया इसका मतलब बंदा फेल हो गया। धन्यवाद सर। हाँ हाँ देखा, अगस्त का सब समझता है, ठीक है, तो बेसिकली है ना, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ना बंदा फेल हो गया रहेगा या कुछ प्रॉब्लम हो गया रहेगा ना, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उतना मार्क्स नहीं आया उसको, ठीक है। अब देखो ये वो क्वेश्चन कब अप्लीकेबल है, ई ए में जब थीटा का वैल्यू दिया है तो हमको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा ये ई का वैल्यू लिख लिया गया सबने, 36 देखता हूँ मैं अगर ये वैल्यू प्रॉपर आता नहीं आता है ना, इसको एक्सटेंड करते हैं तुमको मिलता है ई ए कॉस थीटा, बराबर। इस क्वेश्चन में मेरे पास ना थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन, मेरे पास ए के बारे में इंफॉर्मेशन, ए वेक्टर फॉर्म में है, क्या करेंगे अभी हम लोग, ऑप्शन नहीं दिख रहा लाइफ में, ठीक है, तो अभी अपने पास ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, ये टर्म देखा होगा आपने 11th ग्रेड में बहुत बार यूज किया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए होता है ना। अच्छा 11th में बहुत बार मैंने यूज किया है, आप समझे हो नहीं समझे वो अलग स्टोरी है, ठीक है। हाँ ये पहला वैल्यू है 6 उसका स्क्वायर प्लस जो सेकेंड वैल्यू है ना 3 उसके साइन के साथ में, अगर माइनस होता तो माइनस साइन भी ब्रैकेट में ले लेते, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा ये 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 6 36,
3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा तो 6 6 12 हो गया, एंड 9 12 9 21, इधर 1 हो गया 2, तो 3 1 4 1 5। किसी को इसके अलावा भी कोई वैल्यू दिख रहा है क्या? किसी को लग रहा है वैल्यू इसके अलावा भी है कुछ? हाँ 51। देखो मेरा दिमाग थोड़ा ऑलमोस्ट ना स्टक हो गया है, तो आप मुझे बता दो ये 51 है, ये 61 है। Sir, the हाँ magnitude of electric field, right? हाँ हाँ बेटा, ये देखो ये ना कोई तो ध्यान दे रहा है। हाँ टेस्ट ले रहा था, दिया पास। ठीक है सर वो 61 है। 61 है, चलो ठीक है। दूसरा बंदा भी पास। ठीक है, दो लोग पास हुए। वो लोग गलत जब तक करेंगे तो पता कैसे चलेगा कोई ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है? Good. हाँ सो E1 का वैल्यू √61। तो अभी जैसे मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि वी आर एट होम, ठीक है, हाँ होमली फीलिंग। अब आपके बगल में फोन भी होगा जिसमें आप ना चैट करोगे अपने फ्रेंड से, ठीक है। उसी फोन में ना आप कैलकुलेटर ओपन करो, उधर अंडर रूट का साइन डालो और उसके बाद वैल्यू पुट करो, बताओ अंडर रूट 61 का वैल्यू कितना आता है। आप इतना फुटेज मत कराना, नहीं द फोन नहीं है ये वो है। हाँ दैट इज नॉट नीडेड, आई डू अंडरस्टैंड। ठीक है, टाइप मत करो, आप बोल दो 7 पॉइंट। अच्छा ये श्री है, अच्छा इसको माफ है। हाँ कंप्यूटर वाला बंदा है। ठीक है 7.81। इसके अलावा सब लोग बताएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 7.81। ठीक है 7.81, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हम ना आ जाते हैं मेन टेक्निकल टर्म पे। अब हमको सब पता चल गया ना, अब तो पूरा भविष्य देख सकते हैं अपन। ई का वैल्यू अपने को पता है, ए का वैल्यू अपने को पता है, थीटा का वैल्यू पता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, ई ए कॉस थीटा। करेक्ट। तो ई का वैल्यू इज 7.81, ए का वैल्यू इज 20, कॉस 60। तो अभी मल्टीप्लाई मत कर दो, नहीं तो फिर बाद में दुख होगा। हाँ क्यों दुख होगा अभी समझ में आएगा। कॉस 60 वाले 1/2, तो 2 से कैंसिल करना, ये 10 होगा, देखा इसके लिए एकदम इजी। 78.1 यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर रेज टू पावर 2। बात समझ में आया क्या? हाँ हेलो, Yes, sir. Yes. हाँ समझ रहा, वेरी गुड। ऐसे कभी कभी बीच में ना ऐसे हाँ हाँ बोल दिया करो, क्या मेरे को तो अच्छा लगता है। या गूंगे बच्चे लोगों के लिए ना ये टाइपिंग वाला ऑप्शन भी है, हाँ जो बोलने के लिए चैलेंज है। एंड बेटा रिया, यू आर लाउडर ऑन दिस, सो डोंट वरी। Okay, sir. हाँ सी, यू आर लाउडर। अच्छा हाउ मेनी पीपल आर एग्री विद दिस कि शी इज लाउडर ऑन द सिस्टम? नहीं अभी डोंट टेक इट नेगेटिवली बेटा, बट हाँ जस्ट हाँ यार अगस्त या पहले, ठीक है चलो गुड गुड। हाँ हाँ ठीक है चलो। एक टाइपो वाले भी लोगों को, हाँ हाँ, चलो काफी लोग हैं। हाँ राउटर देखा बेटा, कितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ हाँ, एनीबॉडी हैज एनी डाउट टिल नाउ? क्वेश्चन समझा क्या? हाँ सॉरी आई वाज कॉपिंग क्वेश्चन, अभी हो गया ठीक है। हाँ, अभी आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ ठीक है, अब देखो ये ना सिंपल क्वेश्चन है। बीच में अगर मैं गायब हो जा रहा हूँ तो मैं गायब नहीं हूँ वैसे, मैं जस्ट कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ। हाँ सो डोंट वरी। अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा प्लेन शीट है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर प्लेन शीट है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका एरिया के बारे में कुछ तो बोल रहे हैं लोग, है ना? हाँ हाँ, उसका शेप हमने एक सर्कुलर शेप कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ये सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप कैसा बनता है? ये है सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप का क्या दिया है, रेडियस दिया है इन्होंने। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर शेप इज गिवन, दिस इज द रेडियस। आप डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा बॉस, बट क्या जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये 10 सेंटीमीटर है। इसको हम मीटर में लेंगे तो क्या हो गया, 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। ठीक है,
इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 into 10⁻⁴। ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है हमने। तो अच्छा, ये रेडियस से हमको क्या पता चलता है, पता है क्या 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 डिटेल निकाल सकते हैं रेडियस से? हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। वैसे एरिया ऑफ अ सर्कल πr²। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 है, आर का वैल्यू क्या होगा 10 into 10⁻⁻² into 10 into 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये एरिया का वैल्यू निकालना। तो अब जैसे देखें तो ये 10 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻² को कैंसिल ही कर देगा। तो ये और 10⁻⁻² इसके साथ में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3.14 into 10⁻⁻², ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। मतलब ये जो एरिया है ना, एक अच्छा ध्यान देना यहाँ पे, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग ना इतना मेहनत इसके लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो अभी बोला है इन्होंने ना, ये वाला पार्ट है, ये मैं हर बार समझाता रहता हूँ, क्लास में भी मैंने ये बात समझाई थी। वही बात मैं यहाँ पे भी रिपीट करूंगा कि ये कुछ टर्म बता रहे हैं, वो टर्म को ध्यान दो। ये क्या हो रहा है इसको, रुक जाना भाई जरा, थोड़ा सा नाराज चल रहा है यार। हाँ ठीक है, इसको ना हम रोटेट करते हैं ऐसा, देखो ये क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करो सब लोग। ये बोल रहा है जो प्लेन है ना, देखो यहाँ पे वर्ड है सर्कुलर प्लेन, यहाँ पे हमारे मार्क्स आते हैं। प्लेन शीट ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। फील्ड के साथ में मतलब ई के साथ में कौन एंगल बना रहा है, प्लेन एंगल बना रहा है। ये मैंने क्लासरूम में भी बताया हुआ था कि ये देखो ये प्लेन है, दिस इज प्लेन। ठीक है, ये है प्लेन। सो प्लेन के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये बना रहा है एंगल 60 डिग्री का। लेकिन हमको क्या लेना है पता है क्या, हमको एंगल बिटवीन प्लेन नहीं लेना, हमको एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर लेना है। तो अगर ये जो है ना एंगल, ये थीटा डैश है हमारा, अगर याद होगा तो थीटा डैश क्या होता है, थीटा डैश एंगल बिटवीन द प्लेन एंड दिस, थीटा डैश का वैल्यू 60 डिग्री है। हाउ डू वी गेट थीटा, थीटा का वैल्यू है 90 माइनस थीटा डैश, तो दैट इज 90 माइनस 60 करेंगे तो हमको मिलेगा 30। और अगर यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा तो आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मैं प्लेन पे परपेंडिकुलर तो एरिया वेक्टर होगा, ये है हमारा 30 डिग्री, दैट इज व्हाट थीटा। ये बात नहीं समझ रहा है तो बता दो, इसे क्या बकवास करे जा रहे हो। हाँ, आई नो मेनी पीपल आर सेइंग इन देयर माइंड but can't dare to write or to speak। है अगर डाउट तो बोल दो यार, कोई इशू नहीं है कि नहीं सर हमको नहीं समझा, समझा है तो बोल दो कि समझा, आगे बढ़ो फिर मैं। हाँ समझा सर, समझा। हम्म, ठीक है फिर। लो जूलू भी टाइप कर रहा है कि समझा, ठीक है चलेगा। तो ये है पाई का वैल्यू, एक्चुअल में क्या होगा पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉरी बी बोल रहा मैं, ये मैग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। स्टोरी वही पुराने वाला ही है, कोई इसमें वेरिएशन नहीं है। देखो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है ना, एंड वी नो द आंसर आफ्टर दैट आल्सो वी आर नॉट एबल टू सॉल्व। तो ई का वैल्यू कितना क्वेश्चन में, ई का वैल्यू इज गिवन ना यहाँ पे 5 इंटू, ई का वैल्यू मैंने लिखा नहीं है बट ई का वैल्यू भी लिख लेता हूँ। व्हाट्स द वैल्यू फॉर ई, क्वेश्चन में ई का वैल्यू दिया यहाँ पे ना, ई का वैल्यू इज गिवन एज व्हाट, ई का वैल्यू इज 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये ई का वैल्यू है, तो अब हम ना ई का वैल्यू रखेंगे हम लोग 5 इंटू 10⁵, और ए का वैल्यू कितना बॉस यहाँ पे 3.14 इंटू 10⁻⁻²। तो सिंप्लीफाई करेंगे, जब 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे फिर 5 हो जा 20 हो गया, 5 टू 7 हो गया, 5 3 15, हाँ ये 15 हो गया 15। तो डेसिमल अगर लेंगे तो ये और 15.70 हो गया इंटू 10⁵5, 10⁻⁻² को ट्रीट करेंगे तो 10⁻+3 आएगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो 1.5 इंटू 10⁴ हो गया। यूनिट क्या है इसका, न्यूटन पर कूलम है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का है और मीटर स्क्वायर एरिया का है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये इसका यूनिट आ गया। पॉइंट समझा क्या, इसमें किसी को डाउट है? सर cos 30 नहीं लगाया हमने। हाँ चलो, कोई तो ध्यान दे रहा है।
यहाँ पे हमको क्या करना है, cos 30 लगाना है, ठीक है। cos 30 क्यों लगाना है, वाई टू अप्लाई cos 30, हाँ cos 30 इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे cos की वैल्यू है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। देखो इतने दूर का कैलकुलेशन वही रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, ये cos वाली वैल्यू हमने नहीं अप्लाई किया था। अब 2 से कैंसिलेशन करोगे तो वापस हम पहुंचेंगे कहाँ पे, तो ये है 2 7 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, then 2 5 जा 10, ये 10⁻³ है, इंटू √3 है, ठीक है। तो अगर ऐसे होगा ना तो 7.85 इंटू, ये क्या है 10⁻+3 है, ये 1.732। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता दो प्लीज कितना आ रहा है, 7.85 इंटू 10⁻3, हाँ ये पावर 3 है, इसको हम पावर 4 में करने का हमको चांस मिलेगा। यूनिट इसका होगा न्यूटन पर कूलम मीटर रेज़ टू 2, तो मैं वो पहले लिख देता हूँ। सर 13.58 आ रहा है। 13.58 आ रहा है, ये तो ओरल आंसर होगा, समझा। नो, ये नो किसके लिए भाई, अच्छा कितना है आंसर, सर 13.58। 13.58। देखो टाइप करके लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये 1.358। हाँ जो टाइप करे उनको पता होना चाहिए कि अपने पास में लोग हैं, उनके पास भी कैलकुलेटर है, उनके पास भी फोन है, ठीक है चलेगा, गुड गुड। आप एवरीवन प्लीज कॉपी डाउन, ठीक है। इस बार मैंने काफी सारे क्वेश्चन एक साथ में पेस्ट कर लिए तो ज्यादा इश्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन है अभी हमारा, एम ऑडिबल टू एवरीवन, Yes. यस सर। ठीक है। चलो अभी ये क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी सेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी क्यों सेट है, कैसे है वो उसके पीछे में नहीं जाना है। अगर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है ये ई वेक्टर है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये ई वेक्टर है। फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके ना डीएस, डीएस वेक्टर का मतलब समझ आएगा सरफेस एरिया, मतलब ये डी एक्चुअली वैल्यू था। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ई वेक्टर राइट में है, ठीक है, यहाँ पे ई वेक्टर राइट में है, और ये डीएस वेक्टर किधर है, इधर ऊपर की तरफ है, और इधर पे ई वेक्टर किधर है, इधर पे ई वेक्टर राइट में है, और डीएस वेक्टर किधर है, लेफ्ट में है। ये पॉइंट मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है इसमें, 3 प्लेसेस है। तो मैं अगर राइट वाले में लेता हूँ तो राइट वाले में थीटा का वैल्यू होगा 0, जो मिडल में है उस पर थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री, जो लेफ्ट में है उस पर थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर विद एन एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। समझो जो एक्सिस है ना, ये सिलेंडर का एक्सिस, मतलब ऐसा बोला जो सिलेंडर का एक्सिस है, ये अगर सिलेंडर है और इसका एक्सिस हमने ले लिया, तो बोला ये जो एक्सिस है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, लेफ्ट हैंड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, तो पैरेलल, सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सिलेंडर इज 0। मतलब ये जो फ्लक्स इसके रहेंगे टोटल वो 0 होगा। तो सिलेंडर के 3 पार्ट्स होंगे, एक तो राइट साइड, एक तो लेफ्ट साइड, और एक जो सरफेस वाला पार्ट या मिडल पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लक्स, मैंने लिखा फ्लक्स, ठीक है। या डी फाई लिखना है, डी फाई लिखो, कोई इशू नहीं है, फाई लिखो, डी फाई लिखो। तो ये क्या बोला, डी फाई किसके लिए, लेफ्ट वाले फेस के लिए, फिर डी फाई किसके लिए बेटा, राइट वाले फेस के लिए, और डी फाई किसके लिए बेटा, साइड वाले पार्ट के लिए। तो अब मैं ना सबके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, ये ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है, इसको ब्रैकेट क्लोज करके एल, वो जो प्लेन शीट वाला था ना उस टाइप का डेरिवेशन टाइप हो गया, और ये फिर हो गया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये कौन से फेस के लिए, राइट वाले फेस के लिए। फिर मिडल वाले के लिए भी क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, वो किसके लिए होगा, यो सरफेस वाले पार्ट के लिए। अब उसको एक्सटेंड करेंगे, लेफ्ट वाले फेस के लिए एंगल कितना है, लेफ्ट वाले फेस के लिए एंगल 180 डिग्री है, आपको ई मिलेगा, डीएस मिलेगा, फिर कॉस 180 मिलेगा, कोई इशू ही नहीं है, प्लस अब राइट वाले फेस के लिए ई हो गया, डीएस हो गया, राइट वाले फेस पे एंगल कितना है, राइट वाले फेस पे एंगल 0 है, ई डीएस, ये क्या हो गया, कॉस 0 हो जाएगा, फिर प्लस मिडल वाले फेस के लिए क्या है, एंगल 90 है, तो हमारे पास ई है, डीएस है, और कॉस 90 हो गया। तो क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, हाँ
cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो पहले वाले को अगर हम पुट करते हैं तो ये e होगा ds होगा, cos 180 की वैल्यू -1 होगी, प्लस दूसरे वाले का वैल्यू होगा e होगा ds होगा, cos 0 का वैल्यू ये +1 होगा, cos 0 का वैल्यू +1, और दूसरे वाले नेक्स्ट वाले में क्या है 0 हो गया पूरा वैल्यू। तो अगर आप टेक्निकली देखो ना तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी -eds होगा, -eds, और जो राइट साइड वाली वैल्यू है ना वो क्या होगा, वो सिर्फ eds होगा। तो प्लस eds माइनस eds मिलकर क्या होगा 0 हो जाएगा, ये d5 का वैल्यू 0, मतलब जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 होगी। नेट फ्लक्स ऑफ दिस सिस्टम इज व्हाट 0। अब किसी के मन में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैं इसको 5 लेता तो चलता क्या, तो भी चलता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ प्लीज मेक नोट ऑफ दिस। किसी को डाउट है तो भी पूछ लो, एक क्वेश्चन है किसी को डाउट? नहीं, वेरी गुड। No. हाँ कॉपी डाउन। ओके विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, ये क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत इजीली हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज क्यू। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स मतलब ना ये एक्चुअली फ्लक्स के बारे में बात करें, इसका मतलब होगा दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, अगर अपने को चार्ज पता है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q का वैल्यू कितना है बॉस, 1 कूलम है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स्ड होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ना 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। यूनिट क्या होगा, यूनिट के लिए आप ये याद रखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम (10⁻²). तो ये राइट नाउ एप्सिलॉन नॉट इज इन डिनोमिनेटर, राइट नाउ दिस एप्सिलॉन नॉट इज इन डिनोमिनेटर, ये एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में। अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लेके आता हूँ ना तो क्या होगा, ये वैल्यूज का तो मुझे नहीं कोई मतलब है, ये यूनिट आपका इन्वर्ट हो जाएगा, जो कूलम (2) है माइनस वो प्लस हो जाएगा, पर न्यूटन हो जाएगा, और मीटर (10⁻² हो जाएगा। ये हो जाएगा यूनिट एप्सिलॉन नॉट का। समझ में आ रहा है? तो यूनिट में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया 8.85, यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट। यूनिट क्या है, कूलम (2) न्यूटन (−1) मीटर (10⁻²). यहाँ पे भी लिखना तो मैं लिख देता हूँ, कूलम (2) पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, इंटू 10⁻12 मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, ठीक है, तो फिर से यूनिट के साथ में लिखना पड़ेगा। होगा 8.85 इंटू 10⁻12। क्यों, क्योंकि ना वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, और यूनिट क्या है इसका, अभी हमने लिया कूलम (2) पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ना हेल्प चाहिए, अगेन 10⁻12। आप बता दो 1/8.85 का वैल्यू क्या आएगा। सो ऑल कैलकुलेटर एक्सपर्ट प्लीज पुट योर एफर्ट। हाँ कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, हाँ कैलकुलेटर रॉन्ग है तो फोन फेंको। Zero point 1129. हाँ 0.1129। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। हाँ कुछ भी ऐसे पढ़ाई चले जा रहा हूँ मैं। हाँ ऐसे टीचर को तुम लोग पढ़ रहे हो, ये -12 जब भी ऊपर आएगा +12 होगा। आई नो वन इज पेइंग अटेंशन, बोला कोई तो बोलेगा। Double one. चलेगा, ठीक है, ये ना 11 हो जाएगा, यहाँ पे एक 10 यहाँ पे बोरो कर लिया, ये 1.29 आ गया, ठीक है। ये 5 का वैल्यू हो गया, और यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो जाएगा कूलम (2) पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ निमय सुनना, उसको कम से कम ना 2-4 लाइन और तक लेके जा बेटा। हाँ ये बहुत कम वैल्यू, छोटा वैल्यू है ये, ठीक है। चलो डू इट फास्ट, नोट डाउन। So the unit will also invert again, no? In the end. हाँ बेटा, चलो गुड, वेरी गुड। ये मैंने ना एप्सिलॉन नॉट का ही यूनिट कॉपी कर लिया यहाँ पे, बट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट वाली यूनिट नहीं है,
फ्लक्स का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम मीटर रेज़ टू 2। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, कैन वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो गुड। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कंटेंट है नहीं लिखने के लिए इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरे हिसाब से छोटे छोटे बच्चों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। तुमको क्या लगता है, देखते हैं। फॉर्मूला अगर पता है तो। अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रो कूलम, मतलब चार्ज का वैल्यू गिवन है, क्यू का वैल्यू इज व्हाट? 17.7 माइक्रो कूलम। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, वैल्यूज ना ऐसा दिया होता है फ्लक्स में कि वो एप्सिलॉन से कैंसिल हो सके। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है? 8.85 ना। एप्सिलॉन का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। एप्सिलॉन का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यूनिट क्या लिया था हम लोगों ने? कूलम रेज टू 2 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो क्यू का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, हम उसको लेंगे 17.7। एक्चुअली 8.85 टू जा 17.7 होता है, अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 10⁻⁻6 कूलम। क्यू का वैल्यू दिया है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस, है ना। जो स्फीयर है उसका रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 मीटर दिया हुआ है। फिर क्या, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर। फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा? देखो अभी ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहेगा? यहाँ पे कहीं पे भी ये, इससे ना रेडियस हमको एरिया मिल सकता है। एरिया कैन बी ऑब्टेन, एरिया कैन बी ऑब्टेन, बट माय क्वेश्चन इज दैट फॉर्मूले में कहीं एरिया की जरूरत है क्या? हाँ, तो ये क्वेश्चन का बोलना बहुत सिंपल सा है, उल्लू पकाया बड़ा मजा आया वैसा सिस्टम, है ना। आर का वैल्यू नीडेड नहीं है, ठीक है, नो नीड टू कैलकुलेट एनी एरिया, है ना। चार्ज का वैल्यू है तो आपको मिल जाएगा। कितना है वैल्यू? 17.7। अच्छा, कैलकुलेट यही बोला ना, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी। हाँ, फ्लक्स डेंसिटी बोला है तो ये रहेगा। हाँ, एक और पॉइंट है, अगर वो क्वेश्चन में रहेगा तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा। 17.7 इंटू 10⁻⁻6, एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये कैंसिलेशन करेंगे तो ये 2 हो गया। सो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻12, तो ये 2 इंटू 10⁻6। यूनिट क्या होगा इसका? वही सेम ना, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर रेज टू 2। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको समझना है फ्लक्स का, तो ये फॉर्मूला, ये क्या है? ये ना फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन होता, क्वेश्चन में क्या वेरिएशन होता, मान लो क्वेश्चन में ना अगर इन्होंने पूछा होता सरफेस डेंसिटी पूछा होता, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अगर इन्होंने क्वेश्चन में ना सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा होता, या चार्ज डेंसिटी भी बोला होता तो भी मतलब सरफेस ही होता है यहाँ पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर पूछा होता क्वेश्चन में, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? सिग्मा। तो क्या फॉर्मूला होता सिग्मा का? वो होता क्यू अपॉन ए। तो क्यू का वैल्यू क्यू रहेगा, बट ए का वैल्यू क्या होगा? 4πr² ना, क्योंकि स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर ना, यहाँ पे हॉलो स्फीयर, स्फीयर का एरिया। तो अब ये वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट कि कैसे वैल्यू निकालना है, क्या वैल्यू निकालना है, उतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो। बट राइट नाउ हाउ टू ऑब्टेन द फ्लक्स डेंसिटी, दैट पार्ट आई एक्सप्लेन। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, डू इट फास्ट। अभी नाउ विल गो टू द न्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, जितनी बार वेरी वेरी लगाओ वो भी लेस ही रहेगा। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमको समझ आ गया तो फिर समझो इस चैप्टर में जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो निकल जाए। मतलब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब क्या होता है, लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो कंफ्यूजन ही कॉम्प्लिकेशन है। तो अभी देखते हैं कि व्हाट कैन वी डू इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा सबको, करेक्ट? Yes. क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.88 आर ई एक्स अल्फा एक्स रेज टू 1/2 और ई वाई ई जेड का वैल्यू 0 है। इसका मतलब होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे नहीं होगा। एक्स एक्सिस यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग है। वाई एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जेड एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे जा रहा है, मतलब जो फेस है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन कौन एक्सपीरियंस करेगा? तो देखो हल्का सा ना ब्लू शेड में दिया हुआ है,
ये बोले ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको ये फेस है ना, ये जो फेस है, दिस फेस इज गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये फेस एक्सपीरियंस करेगा और ये फेस एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा फेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ना हमको एरिया चाहिए ना। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये जो दो एरिया है इसमें से वो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। बट अभी क्वेश्चन ये है कि इस पूरे सिस्टम का ओरिजिन कहाँ पे है? तो ये सिस्टम का ओरिजिन है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो ओरिजिन है ना, यहाँ मैंने लिख दिया टर्म ओरिजिन, ये है ओरिजिन। हमको इसी टर्म में ही समझना है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अभी ओरिजिन आपने यहाँ पे ले लिया, तो जो ओरिजिन है वहां पे आप ना चार्ज को इमेजिन करो, क्योंकि यहाँ पे मान लो आपका चार्ज क्यू है। तो ये जो चार्ज क्यू है ना, सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, आपको लेफ्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, डाउन भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, और ऐसे राइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। समझ में आ रहेगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, जैसे यहाँ से राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो ये फेस पे देखो ना, आप ध्यान से देखो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस फेस। यूज करो, ठीक है। ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो किधर होगा उसका डायरेक्शन? उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा राइट में, ठीक है। अगर ये चार्ज की वजह से, देखो ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया ना, एक ऐसे आप गया, एक डाउन गया, एक लेफ्ट लिया हम लोगों ने, वैसे जो राइट में जा रहा होगा जब इस फेस पे होगा तो ये राइट में जाएगा। समझ में आ रहेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में लिया है लेफ्ट फेस के लिए, तो मैं यहाँ पे ईएल लिखूंगा। मैंने क्या लिखा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा लेफ्ट फेस पे। और सिमिलरली जब यही इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू होकर राइट फेस पे भी पहुंचेगा तो भी वही स्टोरी है ना, राइट फेस पे भी। राइट फेस वाला भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट में ये राइट में ही जाएगा। राइट फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी राइट में ही जाएगा। राइट फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी राइट में ही जाएगा। बट वो राइट वाले फेस पे इसके लिए हम उसको लिखेंगे ई आर। वो राइट फेस पे इसके लिए उसको हम लिखेंगे ई आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द लेफ्ट हैंड साइड फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द राइट हैंड साइड फेस, है ना। और ये कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। अब इससे ना एक और पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा दिया है बच्चा, ई एक्स। ये आप पॉइंट यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये ई एक्स लिखने का क्या मतलब है? बोल रहे ना, ई एक्स का मतलब क्या? अल्फा एक्स रेज टू 1/2। इसका क्या मतलब है? तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो चीजें चेंज हो सकती है ना वो ये है कि ये जो है ना, ये x का वैल्यू कौन से फेस के लिए, उसके लिए, और ये x का वैल्यू चेंज होगा। ये वैल्यू चेंज हो गए, ये फिक्स नहीं है। चेंज हो गया मतलब क्या होगा? ये डिस्टेंस है, ये x क्या है? x डिस्टेंस है कहाँ से? ये लेफ्ट हैंड साइड फेस का डिस्टेंस ओरिजिन से है। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड फेस का कितना डिस्टेंस है? यहाँ डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सेपरेशन है स्मॉल a, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड फेस का डिस्टेंस है a। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड फेस का डिस्टेंस है a। तो ये जो फॉर्मूला मेरा बदलेगा, मैं कल क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द लेफ्ट हैंड साइड फेस, अल्फा का वैल्यू अल्फा ही होगा। बट एक्स का वैल्यू क्या हो गया? अभी एक्स का वैल्यू, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो एक्स का लेफ्ट हैंड साइड फेस का डिस्टेंस कितना हो गया? ए हो गया, क्योंकि ए रेज टू 1/2। ये होगा ई एल का वैल्यू। अब हमको वैल्यू लेना है ई आर का वैल्यू लेना है। ई आर क्या होगा? राइट साइड वाले फेस वाले पे, राइट साइड वाले फेस पे। तो राइट फेस पे ले रहे हो तो क्या होगा? राइट फेस पे, राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन अभी राइट फेस कितने डिस्टेंस पे होगा? राइट फेस इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन? तो राइट फेस देखो ना, ये पूरा ए वैल्यू होगा, ये यहाँ पे ए वैल्यू, तो लेफ्ट फेस आएगा। फिर वापस से ए वैल्यू ट्रेवल करके जाओगे तब राइट फेस आएगा ना, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2a। तो मतलब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द राइट फेस लूंगा तब ये मुझे मिलेगा अल्फा। बट ए को ए नहीं लिखना है हमको, वो आएगा 2a, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2a रेज टू 1/2। इससे मुझे ई आर का वैल्यू क्या मिलेगा? ई आर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा होगा 2 का पावर 1/2 होगा और a का पावर 1/2 होगा, ठीक है। और आपके समझने के लिए, नंबर का रेस टू 1/2 का मतलब क्या था? रूट होता है। अल्फा को मैंने अल्फा ही रहने दिया है, 2 को मैं √2 लिख लेता हूँ मैं, और a को मैं रेस टू 1/2 ही रखता हूँ। क्यों रखते हैं 1/2? को थोड़ी देर में समझ आएगा तुमको। ईएल का वैल्यू मिल गया और हमको ई आर का वैल्यू मिल गया। समझ में आ रही बात? अब एक और चीज है, फ्लक्स के लिए हमको ना एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर वाला भी स्टोरी थोड़ा सा समझ लो आप। एरिया वेक्टर क्या बोल रहा है? कोई दूसरा बढ़िया कलर लेते हैं अपन, ठीक है। तो अच्छा, खास कलर तो दे रहा है। हाँ, ये मेन कलर जो वेरी कलरफुल है वो दिखेंगे नहीं हमको, तो आई कांट टेक दैट वन। किसी के मन में वैसा चल रहा है तो उस आइडिया को ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये ले लेता हूँ कलर में, देखते कोशिश करते हैं। अब देखो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर ड्रॉन। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर ड्रॉन, येलो दिखेगा नहीं, ठीक है।
एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अगर हम लेंगे ना, परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो इसके लेफ्ट में भी समझो अगर ये वॉल है, ये वॉल है, इस वॉल पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो मैं राइट में भी ड्रॉ करता हूं, मैं लेफ्ट में भी ड्रॉ करता हूं, बट मैं उस साइड में ड्रॉ करूंगा फ्री एंड की तरफ ड्रॉ करूंगा, टुवर्ड्स द फ्री एंड। तो ये राइट वॉल का फ्री एंड किधर है, राइट में है, तो उस पे अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा, जो पहले साइड ड्रॉ किया उसी को, तो ये एरिया वेक्टर इसका, इसको मैंने क्या लिया है, ये DAR है, मतलब ये एरिया वेक्टर राइट हैंड साइड का है। तो ER और DAR का बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ पे, यहाँ एंगल हो गया 0। अब अगर मुझे एरिया वेक्टर ना लेफ्ट हैंड साइड फेस पे ड्रॉ करना होगा, अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड फेस पे, तो ये मैं डॉटेड लेता हूँ यहाँ तक, ऐसा डॉटेड, तो इसका वैसा कंटिन्यूस लाइन ऐसा, ये एरिया वेक्टर होगा लेफ्ट हैंड साइड फेस, जो उधर होगा, ये होगा एरिया फॉर द लेफ्ट हैंड साइड फेस। हाँ, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, EL राइट में और DL क्या है, लेफ्ट में है, तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इनकी वैल्यूज लेनी है, इनकी वैल्यूज लेनी है। तो वैल्यूज अगर मैं ले रहा हूँ तो क्या वैल्यू होगा, अगर वैल्यूज लेना है तो क्या वैल्यू लेंगे हम लोग, हाँ वो देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है ध्यान देखना, जो DAR और DAL का वैल्यू मुझे लेना है, तो दोनों का एरिया सेम होगा, जो एरिया लेफ्ट हैंड साइड फेस का होगा, जो एरिया राइट हैंड साइड फेस का होगा, दोनों का सेम होगा। और क्या होगा, दोनों स्क्वायर है, और स्क्वायर का वैल्यू A है, साइड का वैल्यू A है, तो ये साइड का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमारा ना जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि जो एक्चुअल टर्म में अगर हमको लेना है, तो ये बोल रहा है कि सिंस हमको D5 लेना है, सिंस D5, तो जो या D5 लो या फाइव लो, जो भी है, चलो ठीक है D5 ले लिया। D5 का वैल्यू हमको दो पार्ट लेना है D5 में, एक D5 हमको लेना है लेफ्ट हैंड साइड फेस के लिए, और दूसरा हमको D5 लेना है किधर, राइट हैंड साइड फेस के लिए। ये स्टोरी है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, मैं इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर मुझे फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड फेस के लिए कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द लेफ्ट हैंड साइड फेस, एरिया वेक्टर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड फेस इनटू cos थीटा। अब मैं वो वेक्टर वेक्टर में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। EL का वैल्यू क्या है, EL का वैल्यू हमको यहाँ से मिला है, EL का वैल्यू क्या मिला हमको, अल्फा मिला है, A⁻1/2 मिला है। DL का वैल्यू कहाँ मिला है, DL का वैल्यू हमको यहाँ से मिल रहा है, DL का वैल्यू क्या है, A⁻2 मिला है। और फिर cos का वैल्यू क्या हो गया, cos हो गया 180 डिग्री। ठीक है, cos 180 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड में इसके लिए 180 डिग्री। अब मैं टेक्निकली देखूं तो ये अल्फा हो गया, A हो गया, A का पावर 1/2 है, उसमें हम 2 ऐड करेंगे, और cos 180 का वैल्यू ना -1 होता है। तो अब देखो यहाँ पे काफी लोग मिस्टेक कर जाते हैं, 1/2 + 2 का वैल्यू कितना होता है, काफी लोग आंसर देंगे 3/2, जो कि रॉन्ग है। ये 2 2 जा 4 1 5 होगा, ये होगा 5/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस पहले आ जाएगा, तो क्या होगा, -अल्फा A⁻5/2। ये क्या होगा, ये फ्लक्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे इसका। ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम ना राइट साइड वाले फेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। राइट साइड वाले फेस के लिए क्या होगा, फ्लक्स फॉर द राइट साइड पार्ट, फ्लक्स फॉर द राइट साइड पार्ट, तो D∅R। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द राइट साइड पार्ट, एरिया वेक्टर फॉर द राइट साइड पार्ट, ठीक है, इनटू cos थीटा, इनटू cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पार्ट का क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पार्ट का तो चाहिए, तो आप पहले ना, चलो ठीक है, अल्फा हो गया, ये √2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये A हो गया ⁻1/2, ये अभी तक किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड का था। एरिया वेक्टर कितना है, एरिया वेक्टर देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, वो हमने ले लिया A⁻2, और फिर क्या होगा, cos 0 हो गया। तो फाइनली क्या होगा, हम नंबर को पहले ले लेते हैं, तो √2 को पहले ले लो, फिर अल्फा आएगा A⁻2, देखो इसको सिंप्लीफाई करके हमको 5/2 ही मिलता है, एंड cos 0 का वैल्यू 1 है, तो हमको D∅R का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, तो D∅R का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर D∅R इज इक्वल टू √2 अल्फा A⁻5/2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करना है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू में पुट करेंगे। तो अभी लिख लिया हम लोगों ने, पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अच्छा, इसको इससे भी शॉर्ट बना सकता हूँ मैं आंसर को, बट फॉर नाउ वी आर राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इन मोर डिटेल। सो ये D∅ का वैल्यू D∅ हो गया, D∅ L का वैल्यू कितना है, D∅ वैल्यू का L का वैल्यू है -अल्फा A⁻5/2, और D∅ R का वैल्यू क्या होगा, वो प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस साइन यहाँ पे है, नहीं क्वेश्चन में प्लस साइन है तो प्लस होगा।
उसका वैल्यू क्या है, √2 है, अल्फा है, a⁵ है। तो काफी सारी वैल्यूज ना मैचिंग मैचिंग ही है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, a⁵ को भी कॉमन ले लिया ब्रैकेट। अच्छा ये देखो, ये ना ब्रैकेट में पहला वैल्यू क्या है, माइनस होगा, मतलब ये पूरा वैल्यू ले लेना तो -1 हो गया, दूसरा वैल्यू √2 हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं फिर से लिख देता हूँ, अल्फा हो गया a⁵ हो गया, ये -1 हो गया, प्लस कितना होगा, √2 का वैल्यू 1.414 हो गया, ठीक है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये अल्फा इंटू a⁵ ठीक है, इंटू 0.414। अच्छा अभी अल्फा और उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, अल्फा और इसकी वैल्यू क्यों, क्योंकि दिया है ना, ए का वैल्यू दिया है 0.1 है, क्वेश्चन में देखो डायग्राम में 0.1 दिया, और अल्फा का वैल्यू 800 दिया है, तो हमने अल्फा की जगह पे क्या ले लिया, 800 ले लिया। अच्छा इससे पहले ना एक और पॉइंट बताना मेरे को जरूरी लग रहा है, वो पॉइंट क्या है, वो एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा, ये अंडरस्टैंडिंग है। मान लो अगर वैल्यू ना x⁵3/2 है, इसका मतलब होता है x को 3 बार मल्टीप्लाई करके उसका पावर 1/2 ले, उसका पावर 1/2 का मतलब हो गया √x इंटू x, जो रूट के अंदर वैल्यू वो सेम रहेगा। बट अगर ऐसे ही वैल्यू x⁵5/2 है तो क्या हो गया, ये √1/2 का अंडर, तो ये कितना 5 टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, एंड देन व्हाट 5 टाइम, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इसमें से 2 पेयर तो बाहर निकल जाएगा, मतलब वो 2 पेयर बाहर निकला तो x² होगा, √x। ये एक्स्ट्रा पार्ट जो हमको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी यूज करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाली वैल्यू को यूज करूंगा, मैं ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये जो वैल्यू इसको यूज करूंगा, d5 का वैल्यू। अभी हमको क्या मिला, देयरफॉर d5 का वैल्यू क्या है, d5 इज इक्वल टू, हमारे पास अल्फा है a⁵5/2 है, इंटू क्या है 0.414 है, ये अल्फा है। फिर ये क्या है, a² है और √a है, इंटू क्या है 0.414। चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन साइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा का वैल्यू कितना है बॉस, ये d5 इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू है 800, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाउ डू वी नो अल्फा इज 800, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, ये जगह पे ना अल्फा इज गिवन, अल्फा का वैल्यू 800 है और ए का वैल्यू 0.1 है, तो हम वही करेंगे, अल्फा का वैल्यू हमने 800 लिख दिया, ए का वैल्यू क्या है 0.1, तो पहले 0.1 का स्क्वायर, फिर √0.1 इंटू क्या है 0.41 0.414। तो अभी ध्यान देना, ये होगा 800, ये 0.1 का होता है 0.01। अच्छा √0.1 का वैल्यू होता है ना 0.3162 होता है, ये डायरेक्टली याद कर लो, √0.1 0.3162, और ये क्या है 0.414। ये बोला इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना, 800 इंटू 0.01, तो 8 इंटू 0.3162 इंटू 0.414, ये पूरे को मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मिलेगा 1.047, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर रेज़ टू पावर 2, है ना, 1.047, और इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज व्हाट 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़ टू पावर -2। जो एसएल में है वो ये आंसर है, जो ये लास्ट वाला आंसर लिखा। अच्छा इसके बाद ना क्वेश्चन में चार्ज भी निकालने के लिए बोला है, जैसे फाइंड आउट द चार्ज आल्सो, यहाँ पे क्वेश्चन में चार्ज विद इन द क्यूब, पहले तो वो निकालना है, और दूसरा उसके पहले क्या था, कैलकुलेट द फ्लक्स फाई ई। पहले फ्लक्स निकाला तो फ्लक्स निकल गया हमारे पास, वी गॉट फ्लक्स, अब हमको चार्ज चाहिए। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला है ना फ्लक्स का, फॉर्मूला क्या है, सिंस फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू क्या है बॉस, फाई का वैल्यू है 1.047 इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻²। अच्छा ये थोड़ा इरेज हो जाएगा, मैं अगले लाइन में थोड़ा सा लिख लेता हूँ, 8.85 इंटू 10⁻²। तो चलो कोई और एक बार फिर से कोई कैलकुलेटर चैंपियन इसको कैलकुलेट करके बताएगा कितना आ रहा है।
इंटू 10⁻⁻12 ये कूलम है। चलो आई एम वेटिंग। वेरी गुड, बहुत ही होनहार आंसर। ठीक है, इसने टाइप भी किया। हाँ सही है, गुड गुड। 3 10⁻² नहीं है, 12 है, वो 12 भी नहीं है, -12 है। ठीक है, तो छोटे बड़े बड़े शहरों में तो छोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं, कोई इशू नहीं। चलो एवरीवन प्लीज डू राइट फास्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर टाटा बाय बाय। वैसे मैंने अपना फेस मिरर में देखा, बहुत टायर्ड लग रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए यही वाइंड अप कर देता हूँ। अभी तुम्हारा बाकी लोगों के फेस तो देख नहीं सकता हूँ मैं। ठीक है, तो कल की क्लास वापस रहेगी हमारी 1 o'clock। ये सैटरडे तक 1 o'clock ही रहेगा। ठीक है, फिर संडे छुट्टी रहेगी। एंजॉय योर सेल्फ। ठीक है, फिर मंडे को फिर हम लोग सुबह 8 बजे से या 9 बजे से मिलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड डोंट वरी, आपको कोऑपरेट करना है। ठीक है, जिनको Okay, घूमना है सफारी में घूमो, किधर भी घूमो, कोई इशू नहीं है। हाँ, हीट वेव से बच के रहो।